हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन को पढ़ने से थोड़ा सा शायद आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है करने लायक, मतलब पता नहीं लगता कि क्या क्या इसमें लिखें। लेट अस सी। क्वेश्चन क्या है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को क्या चाहिए? रिक्वायर्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर टू फंक्शन प्रॉपरली। कि अगर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी फंक्शन प्रॉपरली करना चाहती है तो भैया उसको सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। बहुत सही बात है। इसको हमने जस्टिफाई करना है। मतलब कि इसके पक्ष में हमने ये सब बातें लिखनी है कि सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, इसलिए ही, मतलब इसके कारण ही ये डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाएगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन करें हाउ इमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन को बड़ा एक बार हिंदी में यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जैसे अदालत, जुडिशियल, अदालती कानून, बेसिकली कि भैया अदालत अपनी तरफ से कोई कानून बनाती जा रही है। अब कानून का यहाँ पे मतलब दो हो जाएंगे। एक तो वो लॉ बनाए, लॉ नहीं बनाती है एज सच, लेकिन वो ऑर्डर पास कर देती है। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करता है किसी भी चीज के लिए। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपको पता है कि इंप्लीमेंट करती है। अब इंप्लीमेंट करने का यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लें। लॉ को एज सच इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? बेटा लॉ को एज सच हम कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको हमें रूल्स की मदद से इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लॉ एक लिखी हुई बहुत लंबी सी चीज है जिसको आम आदमी ही समझ सकता, ठीक है। आम आदमी, और आम आदमी छोड़ो, आप अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लॉ को नहीं समझ सकते। आपको रूल्स चाहिए हर चीज के लिए कि भैया ये काम करना है गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ करके तो ये रूल है। तो वो रूल्स कौन बनाता है? बेटा वो रूल एग्जीक्यूटिव बनाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव मतलब बेटा प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड सारे मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है। लेजिस्लेटिव बेटा क्या है? एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। तो ये सब लेजिस्लेटिव हैं जो कानून बनाते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं, और इनके साथ ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर्स और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो बेसिकली रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने में मदद करते हैं। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी बेटा आपको पता है जो समझौते कराए, जस्टिस दिलाए, इश्यूज को सॉल्व कराए। अब इश्यूज को सॉल्व करवाते करवाते क्या हुआ कि जुडिशरी जो है वो ऑर्डर्स पास करने लग गई कि भैया ये करो, जो कि काम था एग्जीक्यूटिव का। तो बेसिकली यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन करें कैसे इमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इंडिया में। इसको आप एक्सप्लेन करें। अब बेटा मेरी थोड़ी सी इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। वो थोड़ा मुश्किल में भी लग सकता है, ध्यान से समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता चल गया है, ये तो आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर के को लेकर के बैठ गया है, और क्वेश्चन में जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया है। ठीक है, ये दो चीजें हैं बेसिकली, जो दो कीवर्ड्स हैं। अब आप मेरी बात को समझे। पहले हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है कि सेपरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में ही लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखूंगा? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में ही लिखूंगा कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर ये है, ये है, ये है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो सारा कुछ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। बॉडी में हमें दो चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहली बात तो हम इंक्लूड करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर, इसको डाल देता हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो हम पहले तो वो एक चीज बताएंगे। दूसरी चीज हमें क्या बतानी पड़ेगी? अब दूसरे पार्ट को ले लेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवर रीच जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो उसके हम नेगेटिव लिखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या कैसे खराब है। लेकिन मेरी एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लें मेरे फ्रेंड्स, हम जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में या जुडिशरी के बारे में ऑलमोस्ट कभी भी नेगेटिव हमेशा नहीं लिख सकते। मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं लिख सकते, हमें जुडिशरी को हमेशा रिस्पेक्ट करना है अपने क्वेश्चंस में, इसलिए हमें उसका पॉजिटिव भी साइड बाय साइड लिखना ही पड़ेगा। बेशक यहाँ पर कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, ये बड़ा आपके एक्सपीरियंस की बात है, आप इसको एक्सपीरियंस करें। हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस में ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, कहीं और भी आने पड़ते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है ये कि अगर जुडिशरी के बारे में बात हो रही है तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखना पड़ेगा, और कंक्लूजन एक बहुत बैलेंस सा लिखना पड़ेगा जिसमें आप फिर से ये नहीं बोलेंगे कि जुडिशरी
गलत कर रही है, हाँ कहीं कहीं जरूरत पड़ रही है, वो जरूरत क्यों पड़ रही है वो ना पड़े, ऐसा कुछ हम कंक्लूजन एंड करने में इसमें कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ बेटा हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे। मेरे यहाँ पे सिंपल सी बात समझ लें, आपके पास 8 मिनट होते हैं, 8 मिनट में 240 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आप हमेशा अपने आंसर को जितना सिंपल रखना चाहें, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना रखें, और तेज लिखें, सुंदर लिखें, यही हमारा अल्टीमेट गोल है और कुछ भी नहीं है। मेरी आप बात समझे यहाँ पे फिर से। इस क्वेश्चन में क्योंकि जुडिशरी खुद इन्वॉल्व हो गई है, तो जुडिशरी की एग्जांपल्स आपको बेटा बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत सारे केसेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, उनमें से कुछ कुछ चीजें मतलब प्रॉपरली कि कैसे आपको यूज करनी है, उस सब चीजों को हम देखते हैं यहाँ पर। इसको मैं रब कर देता हूँ। सी देखते हैं कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये इंक्लूड कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का होना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये भी है कि पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड इनटू वन हैंड ना हो, इन वन हैंड ना हो। ऐसी एक दो चीजें लिख करके आप अपनी लाइन को इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे। फिर आप इसमें थोड़ा सा ये लिख सकते हैं बच्चे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की कहाँ कहाँ बात कर रहा है। ये काफी अच्छी चीज हो जाती है, हमें आर्टिकल्स यहाँ पे कुछ मेंशन करते ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको सारे नहीं याद आएंगे लेकिन कुछ कुछ लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 50 आपको मोस्टली याद रहता है, डीपीएसपी इसका पार्ट है। मैं इसको कैसे याद करता हूँ कि भैया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की यहाँ पे एक्चुअली बात होती है, सॉरी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की बात होती है, ठीक है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि 50-50 पावर करना है, 50% पावर 50% पावर ऐसे करना है, तो सेपरेशन होगी ना पावर की। इस तरीके से आप आर्टिकल को याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 50 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर सपोर्ट किया जाता है बाय आर्टिकल 50। और आर्टिकल कौन सा है, 121। बेटा इसको भी याद रखना बहुत आसान है, इसको भी याद रखना बहुत आसान है कि दो पावर्स हैं, उसको एक एक बांटनी है, एक इधर एक इधर, ठीक है। एनी हाउ लेकिन आर्टिकल 121 क्या बोलता है बेटा, उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 121 बोलता है बच्चे कि पार्लियामेंट जो है, कि पार्लियामेंट जो है उसमें आप किसी भी कोर्ट की, किसी भी कोर्ट की, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किसी जज की बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की गई किसी बात के बारे में पार्लियामेंट में उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से सेपरेशन हो गई बहुत अच्छी। फिर इसके बाद आर्टिकल 211 इसी के जैसा आपको दिखेगा। ये क्या है, आप सबको पता है कि जैसे पार्लियामेंट में नहीं कर सकते वैसे ही आप विधानसभा में नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिख देंगे। विधानसभा में भी आप किसी कोर्ट की बात नहीं कर सकते, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। इसी तरीके से एक और आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 361, आर्टिकल नंबर 361 फ्रेंड्स। 361 क्या बोलता है, ये भी सिंपल बातें करता है। 361 बोलता है कि आप प्रेसिडेंट को या गवर्नर के द्वारा किए गए किसी एक्ट को कोर्ट में नहीं बुला सकते, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दे वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उनके किए गए काम को, ऑफिशियल काम को आप नहीं बुला सकते। हाँ वो आप सबको पता है कि 2 महीने बाद अगर कोई ऐसा हो तो नोटिस रिटर्न भेज करके इनके घर कुछ ऐसा वैसा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज कि आप आर्टिकल्स कुछ 2-4 याद रख सकते हैं, तो उसको याद रखें। वहां पर एग्जाम में आपके पास जो भी 1 या 2 निकले वो बहुत बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी एक इंट्रोडक्शन हो सकती है। उसके बाद बॉडी में आप क्या लिख सकते हैं। बॉडी में मैंने आपको पहले ही बताया आपको क्या लिखना होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर पहली बात डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट कर रही है, आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर आपको जुडिशरी ने कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म करके नेगेटिव काम किए हैं, कुछ वो लिखना पड़ेगा। फिर जुडिशरी ने वही जुडिशियल एक्टिविज्म यूज करते हुए कैसे पॉजिटिव किए हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा। आंसर कंप्लीट है सर। तो सेपरेशन ऑफ पावर कैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत बढ़िया है, उसको ऐसे हम फॉलोइंग वेज में लिख सकते हैं कि सबसे पहले भैया ये चेक रखता है ऑन द अब्यूज ऑफ पावर, ऑन द अब्यूज ऑफ पावर। क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं कि क्योंकि पावर का अल्टीमेटली नेचर ही है करप्ट, कि करप्ट नेचर ऑफ पावर है ना। पावर जहां पर होगी आप वहां पे वो करप्ट करेगी। अब यहाँ पे आपको एक कोड याद आ जाएगी, आप यहाँ पे कोड मेंशन कर सकते हैं कि पावर करप्ट्स
एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि ताकत आपको करप्ट कर देती है, और एब्सोल्यूट पावर अगर आपके पास आ जाए तो वो आपको एब्सोल्यूटली ही करप्ट कर देगी, पूरा ही करप्ट कर देगी। तो जैसे जैसे पावर्स बढ़ती हैं आपकी करप्शन भी का लेवल भी बढ़ सकता है। हाँ, आपको उसको मैनेज कैसे करना है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और खुद को रेस्ट्रिक्ट करें। एनी हाउ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं ऑन द अब्यूज ऑफ द पावर। फिर आप क्या कह सकते हैं कि क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन स्टैब्लिश करता है फॉर डिफरेंट टास्क, हर डिफरेंट टास्क के लिए एक डिफरेंट ऑर्गन स्टैब्लिश करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि किसी भी एक की ऐसा नहीं है कि किसी भी एक की हेजेमनी हो जाएगी सिस्टम के ऊपर, कोई एक कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। देखो हर बार ना क्या है, जब हम थोड़े से स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं राइटिंग सेक्शन के, तो हम ये बात को समझ नहीं पाते। हम क्या करेंगे, हर पॉइंट को लिखते वक्त पीछे क्वेश्चन को बार बार जस्टिफाई करेंगे कि देखो इस तरीके से चेक्स ऑन अब्यूज ऑफ पावर होगा और इस तरीके से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी फिर प्रमोट हो जाएगी। इस तरीके से हर ऑर्गन अगर सेपरेटली टास्क करेगा तो इस तरीके से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी प्रमोट हो जाएगी। हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने मेंशन कर दिया है कि इन द फॉलोइंग वे। बस आप अब तो नीचे ये लिखो डायरेक्टली, थोड़ा सा माइंड को क्लियर करके कि भैया ये है, ये है, ये है, ये है, इससे क्या हो रहा है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही है, ऊपर लिख दिया है हमने ये। फिर आप क्या लिख सकते हैं कि अकाउंटेबल टू ईच अदर है, कि ये जो सिस्टम है, जो सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स बना रखे हैं, इसमें क्या है, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को अकाउंटेबल है। इसके कारण क्या होता है, फिर से वही बात है कि हेजमनी रुक जाती है, इससे क्या होता है, चेक लग जाते हैं, राइट, अकाउंटेबल रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को हमेशा अकाउंटेबल रहती है। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स वगैरह तभी सस्टेन कर पाएंगे अगर लेजिस्लेटिव में उनके पास मेजोरिटी है। तो ऑब्वियसली दे ऑलवेज हैव टू कन्विंस लेजिस्लेचर कि भैया हमारी पॉलिसीज ठीक है, प्लीज हमें ऐसा कुछ मत करें। दूसरी बात, यहाँ पर आप एक और पॉइंट बेटा नोट करें, सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल को आप एज सच सेफ्टी वॉल नहीं लिखना चाहते तब भी चलेगा। बेसिकली मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कि लेजिस्लेचर कुछ गलत करे तो ठीक है, मतलब कोर्ट जाके उसको रोक लेगी, कानून वगैरह। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो लेजिस्लेचर रोक लेगी और कोर्ट वगैरह रोक लेगी। लेकिन अगर लोगों को परेशानी हो तो कौन रोकेगा, भैया कोर्ट। तो कोर्ट के पास कभी भी सिटीजन्स जा सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, चाहे अगेंस्ट लेजिस्लेचर हो चाहे अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव हो। तो वो पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सेफ्टी वॉल्व में। तो ये आपने 4 पॉइंट लिखे कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी को बचाता है। अब बेटा आप क्या करेंगे हम करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन में जुडिशियल लेजिस्लेशन जो है या जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कैसे उसको नेगेटिव रोल में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, नेगेटिविटी में कैसे इंपैक्ट कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। देखो जैसे सबसे पहले क्या कर रहा है कि इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी की इन द रोल ऑफ अदर्स, मतलब इंटरफेरेंस इन द, ऐसे लिख देते इन द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। सिंपल बात है कि दूसरे ऑर्गन्स के काम में आप एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बेटा। मेनली मेरा पर्पस यहाँ पे यही है कि मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिखाऊं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी। किसके लिए थी ये थी सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एट द वर्क प्लेसेस पर हो रही सेक्सुअल हरासमेंट्स को रोकने के लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करते आने चाहिए, आपको क्या क्या करने चाहिए। तो ये एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बताया। इसी तरीके से प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी कि पुलिस रिफॉर्म्स ऐसे ऐसे होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स दिए बेसिकली प्रकाश सिंह जजमेंट में। ये बेटा विशाखा केस था अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, और ये था प्रकाश सिंह केस जिसमें जजमेंट दी कि पुलिस रिफॉर्म्स ऐसे ऐसे होने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स बेसिकली किए। अब पुलिस रिफॉर्म्स करना एग्जीक्यूटिव का काम है भाई, या लेजिस्लेचर का काम हो सकता है अगर कोई लॉ वगैरह बना करके वो करेंगे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको नहीं आना चाहिए। रूल बनाना बेसिकली अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का काम है, ना कि किसी सॉरी ये रूल बनाना बेसिकली एग्जीक्यूटिव का काम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का, राइट। दूसरा बेटा हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे कि एग्जीक्यूटिव, वही फिर से बात हम लिख देंगे,
अलग अलग एग्जांपल्स के मदद से कि एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, यही बेसिकली आर्टिकल 50 बोलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नेशनल हाईवेज के आसपास 500 मीटर की दूरी तक 500 मीटर की दूरी तक कोई भी लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए। तो इसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, ये देखे बिना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट्स दे रही है जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सम पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द जस्टिस में भी। ये बड़ा एक साउंड इनका क्रिटिसिज्म है कि शायद जजेस अपने पर्सनल क्रिटिसिज्म पर या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर कि शराब पीना ये है वो है या एक्सीडेंट हो गया है, तो उस तरीके से, जैसे सपोज करो कोई जज है, अल्टीमेटली जज भी तो इंसान ही है, उनके रिश्तेदार में किसी की एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में सपोज करो किसी की डेथ हो गई, और वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो जाते जाते शराब पी रहे थे, या फिर उनकी गाड़ी में कोई ऐसी गाड़ी आके ठोक दिया जिसने जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था सामने वाला, तो जज को गुस्सा आ गया कि यार देखो ऐसे कैसे, तो उन्होंने बैन कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देख करके इसको एक सही जगह से बनना चाहिए। जगह क्या है, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड हम देखते हैं, बस इतना इतना लिख के हम छोड़ेंगे। थर्ड हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली फिर से वही बात, जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे हो रहा है, पीआईएल डाल डाल के सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, किसी भी चीज को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर सुओ मोटो भी उठा लेती है कि भैया हम खुद ही हमें लग रहा है कि ये चीज पब्लिक के इंटरेस्ट में है, इसलिए हम इसका सुओ मोटो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सुओ मोटो हमने इसकी लिटिगेशन कर ली है। तो इस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा वायलेशन कर रही है अपनी एरिया ऑफ पावर का। इसमें एग्जाम्पल क्या देंगे हम, जैसे कि दिवाली पे जो फायर क्रैकर्स हैं उसको आप इतने से इतनी देर के बीच में ही चलाएंगे, ये क्या बात हुई। नॉन ग्रीन पटाखे नहीं चलाएंगे, नॉन ग्रीन पटाखे बैन कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि पटाखे कितने बजे से कितने बजे चलाने हैं, इस टाइम पर नो पटाखा जोन रखना है या नो पटाखा टाइम रखना है वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये जुडिशरी नहीं करना चाहिए। फोर्थ हम क्या कर सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर हो जाएगी ऐसे तो, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो चीज ठीक नहीं लगेगी वो उसको उसी तरीके से अपना लॉ बना देंगे। देखो ना, एक जगह से सारे लॉ भी बन रहे हैं, रूल भी बन रहे हैं, और उसको फिर उसके बाद उसका डिस्प्यूट भी सुना जा रहा है, तो उसके पास अनलिमिटेड पावर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अनलिमिटेड पावर का हवाला आपसे लिया है आर्टिकल 142 से, बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 142, आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई इसमें दोहराई नहीं होना चाहिए। यहां पर बोलता है आर्टिकल 142 कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स के साथ कंप्लीट जस्टिस मतलब प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, डिक्री पास कर सकता है, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे पार्लियामेंट से कोई लॉ बना हो। ऑल ओवर इंडिया उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस के लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई ऑर्डर पास करना हो। बेसिकली यही है, यहीं से आती है एक्टिविज्म की बेसिकली इशू, राइज यहां से होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जुडिशरी का नेगेटिव रोल दिखाते हुए ऐसे 4 बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिखे। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा बार बार ऐसा नहीं करना है कि देखो इस तरीके से ऐसा हो रहा है, इस तरीके से ऐसा हो रहा है। हम अल्टीमेटली एग्जाम्पल्स ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए करंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स ये सब चीजें मैटर करती हैं थोड़ी ज्यादा। इसके बाद हमें ऑब्वियसली पॉजिटिव रोल भी लिखना ही होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात करी। पॉजिटिव रोल्स में क्या लिखेंगे हम कि जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई पॉजिटिव रोल भी है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। पॉजिटिव रोल क्या है कि एक तो कोर फिलॉसफी जो है उसको होल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट, ये करके होल्ड द कोर फिलॉसफी। कोर फिलॉसफी क्या है? कोर फिलॉसफी है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पार्लियामेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, तो वो कुछ भी कर सकता है अमेंडमेंट के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में बीएसडी लगा करके उसको रोका कि भैया इससे ज्यादा नहीं, तो कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, दूसरा देखो, जो
परफॉर्म्ड, जो जो एलोकेटेड ड्यूटी है बच्चे, जो एलोकेटेड ड्यूटी है, आई एम सो सॉरी, जो एलोकेटेड ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट को, उसको एक्चुअली प्योर सेंस में फॉलो किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो एलोकेटेड ड्यूटी क्या है, ओहो सो सॉरी, एलोकेटेड ड्यूटी क्या है, उसको प्योर सेंस में फॉलो किया है। एलोकेटेड ड्यूटी क्या है भैया, एलोकेटेड ड्यूटी है कि आपको गार्जियन बन के रहना है कॉन्स्टिट्यूशन का, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार कई चीजें प्रॉपरली नहीं लिखी गई हैं, कुछ चीजों का एनालिसिस करना बाकी रह गया है, कुछ चीजों को समझाना बाकी रह गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ दे दिया आपको, लेकिन लाइफ लाइफ मतलब क्या, ये तो समझाया ही नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखेंगे। मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस में जो कि 1978 का केस है, इसको सॉरी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, मानेका लिखते हैं, बोलते मेनका है। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक्सप्लेन होंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक्सप्लेन होंगे। In general, fundamental rights will be explained by due process of law. In particular, Article 21. ऐसा प्रॉपरली इस जजमेंट में बोला गया है, पॉइंट है, ऐसा प्रॉपरली इस केस में बोला गया है, मेनका गांधी 1978 के केस में, कि फंडामेंटल राइट्स इन जनरल विल बी फॉलोड बाय, विल बी एक्सप्लेन्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड इन पर्टिकुलर आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ। आपको सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। राइट टू लाइफ जो है, इसमें लाइफ क्या है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बेटा मतलब ये है, एक होता है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें क्या है कि जो लॉ ने, लॉ बनाते वक्त लिख दिया एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अपनी एनालिसिस नहीं ऐड कर सकती। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ये यूके का था, ये अमेरिका का है। इस कंसेप्ट में बेसिकली बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से बता सकती है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ क्या है, कि लॉ जो आपने लिख के दे दिया है ना, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, यार कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। जैसे राइट टू लाइफ में, राइट लाइफ का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला कि राइट टू स्लीप भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर आप रात को प्रॉपर्ली चैन से सो नहीं पाएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, और सुबह काम पे नहीं जा पाएंगे, और सुबह का पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आपका रात को सोना आपकी जिंदगी को डिक्टेट करेगा। सो राइट टू लाइफ में राइट टू स्लीप भी आएगा। इस तरीके से जो हमारा, हम यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं बेसिकली, जो इसकी ड्यूटी है ना, जो इसकी ड्यूटी है, सॉरी थर्ड पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट है, जो इसकी एलोकेटेड ड्यूटी है उसको प्योर सेंस में सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर पा रहा है अपने जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ही। ठीक है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो हो गया, क्योंकि प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ था भैया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या कर दिया, तो मेनका गांधी केस में ये हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। थर्ड आप लिख सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर की तरह सरकार काम, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, या अगर ये नहीं काम करेंगे, क्या नाम है इनका, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो कौन करेगा फिर सोशल रिफॉर्म, कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल दे सकते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 377 आपने खत्म किया, फिर आपने सेक्शन 497 खत्म किया, अडल्टरी को जो बोलता है, आईपीसी सेक्शन 497 खत्म किया, डिक्रिमिनलाइज किया बेसिकली, फिर आपने ट्रिपल तलाक को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया। तो ये सब क्या है, ये सोशल रिफॉर्म्स हैं। तो अगर आप कहेंगे कि सर आईपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉ हो गया, इन सबको अमेंड करने की पावर तो लेजिस्लेचर के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये बोलने वाला कि आईपीसी में से सेक्शन 377 हम बिल्कुल हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे या डिक्रिमिनलाइज कर देंगे। तो ये अगर वो नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो सोशल रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे, ये पॉइंट में हम बोलना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि फील्ड द वैक्यूम, वही बात हो गई फिर से कि अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा, जुडिशरी करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, दिल्ली के पोल्यूशन के लिए कोई भी अगर अच्छे से स्टेप नहीं उठा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आके बोलना पड़ेगा कि सीएनजी चलाओ। सुप्रीम कोर्ट को आगे आके बोलना पड़ेगा कि 10 साल से पुराने वाली गाड़ियां जो है उसको स्क्रैप, उसकी स्क्रैप पॉलिसी हो,
उसको खत्म किया जाए, वो उसको दिल्ली के बाहर भेजा जाए कहीं भी सेकंड हैंड बेचने के लिए। इसलिए दिल्ली में सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट इतनी ज्यादा है। इंडस्ट्रीज जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो ऐसी सब चीजें सुप्रीम कोर्ट को बोलनी पड़ेंगी, आगे आगे उस वैक्यूम को फिल करना पड़ेगा जो दिल्ली पोल्यूशन जैसे मुद्दों पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव चुप है। पांचवा बहुत अच्छा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम कर पाएगा तभी तो, अगर उसमें टाइम टू टाइम विद टाइम जो चेंजेस हमें चाहिए अगर वो आएंगे नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये चीज खत्म हो जाएगी। इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं? इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल दे सकते हैं 2018 का के एस पुट्टास्वामी केस। के एस पुट्टास्वामी केस में क्या है, उन्होंने बोला राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू प्राइवेसी भी कोई फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऐसा कुछ 1947 में या 1950s में नहीं लग रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को, तो इसलिए तब नहीं डाला गया। लेकिन आज के हिसाब से जब आपकी प्राइवेसी इतनी इजीली हैक की जा सकती है, इतनी इजीली डिस्टर्ब की जा सकती है, एक्सप्लॉइट की जा सकती है, तो उस वक्त पे फंडामेंटल राइट ये होना जरूरी ही है। तो विद द टाइम जो हमें चेंजेस चाहिए, इवॉल्वमेंट जो चाहिए, इवॉल्विंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहिए, वो इसी से पूरी हो पाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से सुप्रीम कोर्ट के थोड़े से एक्टिविज्म के कारण ही हो पाएगी। इतना लिखने के बाद हम आराम से कंफर्टेबली अपना कंक्लूजन कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, यही होगा कि ठीक है, यहाँ पर हमारे इंडिया में वाटर टाइट बिल्कुल सेपरेशन नहीं है कि जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी अपनी अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज करने लग जाए। उसको खुद को सेल्फ रेस्ट्रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जुडिशरी को रोकने का हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं बचा है। जब से बीएसडी बना है तब से जुडिशरी को रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम किसी भी हिसाब से जुडिशरी के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते। तो सेल्फ रेस्ट्रेंट ही एक चीज रह जाती है जो कि एक रिस्पेक्टिंग चीज भी लगती है। और ऑन द अदर हैंड हम ये लिख देंगे कि जो ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी, इन सबको हार्मोनियसली अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अगर अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो जुडिशरी को भी अपना एक्टिविज्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे अब्यूज ऑफ पावर भी प्रिवेंट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप कंफर्टेबली कंक्लूजन हल्का सा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात जो देखने वाली है फ्रेंड्स वो ये है कि आपको बॉडी कैसे लिखनी है। आप 4 पॉइंट्स कंठस्थ रखें कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे कैसे इस अपने वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। फिर आप 4 पॉइंट अच्छे से कंठस्थ रखें कि कैसे जुडिशरी अपना रोल गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रही है। फिर 5 पॉइंट आप इस तरीके से याद रखें कि पॉजिटिव रोल क्या है इन सब चीजों का, जुडिशरी के एक्टिविज्म का भी। इतने से बेटा आपका काम चल जाएगा कि क्वेश्चन की जो डिमांड है, सेपरेशन ऑफ पावर को हमने अच्छे से डील किया, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को डील किया, जुडिशियल लेजिस्लेशन को डील किया अच्छे से, यही क्वेश्चन की डिमांड है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।